हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का लेसन नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन। ये थर्ड लेसन का फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग इसमें जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट होगा उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और समझेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बुक ज़रूर पढ़ें। किसी भी पब्लिकेशन का बुक आपके पास हो तो लेसन नंबर थर्ड के लिए आप बुक ज़रूर पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बुक पढ़ने से बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, विद्युत रसायन। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड यानी विद्युत से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे जो केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं, तो जो विद्युत से संबंधित केमिकल पार्ट होता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये शुरू करने के पहले पहले हम लोग एक पॉइंट को समझेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे कि पहले आपसे मैं पूछूं कि ऊर्जा क्या है, व्हाट इज़ एनर्जी। कहता है ए कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी आप यहाँ पे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है। और इस व्यक्ति मैंने कोई भी काम कर रहा है, तो ये काम करने के लिए जो क्षमता इसके अंदर बढ़ी हुई है, जिस वजह से ये काम कर रहा है, यही इसका एनर्जी कहलाता है। ऐसे तो बच्चों मुख्य रूप से ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट नंबर कैनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, और दूसरा होता है आपका पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होता है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि अगर कोई वस्तु है या कोई भी मतलब हाँ, कोई भी वस्तु है चाहे कोई व्यक्ति है, तो गति करते समय उसको मैंने जो ऊर्जा का वो रिलीज़ करता है या उसको गति करने, हाँ कोई काम वो गति की अवस्था में करता है तो उसको कहते हैं, उसमें जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं कैनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा। जैसे कि कोई व्यक्ति रोड पे टहल रहा है, गाड़ी चल रही है, तो ये सब गति की अवस्था में तो गतिज ऊर्जा हो गया। इसी तरह आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, तो विराम की अवस्था में है तो जैसे कोई बैठा हुआ व्यक्ति, ठहरी हुई पानी, तो ये क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। मुख्य रूप से दो प्रकार की ऊर्जा होती है। अब क्या होता है, तो इन्हीं ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं और बदलने के बाद उसी ऊर्जा का प्रयोग हम लोग अपने काम के अनुसार करते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थिर रहती है, बस इसको अपने कार्य अनुसार एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ठीक है, ऊर्जा का न तो नाश किया जा सकता है और न ही फिर से क्रिएट किया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है। तो इसके बाद जैसे मान लीजिए कि मैं एक और बताऊँ आप लोगों को कि एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ऐसे तो फिजिक्स का चैप्टर है ही और फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है इसके बारे में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में दे दिया है। तो जैसे मान लो कि आप सोलर प्लेट आपका एग्जांपल आप ले लो। ठीक है बच्चों, एक सोलर प्लेट है और जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ती है यानी इस पे ऊष्मा पड़ता है, गर्मी पड़ता है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। मतलब ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा चाहे सौर ऊर्जा कह लो, ऊष्मीय ऊर्जा कह लो। अब यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से एक तार जुड़ा हुआ है। तो बैटरी क्या धूप से चार्ज होता है कि इलेक्ट्रिक से चार्ज होता है? जाहिर सी बात है कि विद्युत से चार्ज होगा बैटरी। तो जैसे ही इस पे धूप पड़ता है तो ये धूप क्या करता है, ये प्लेट जो होता है इस धूप को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। हम धूप लिए सोलर प्लेट पे और ये प्लेट क्या किया, तो इसको विद्युतीय ऊर्जा में बदल कर इस बैटरी को चार्ज कर दिया। तो ये हो गया आपका सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में। इसी तरह आप एक ले लो लाउड स्पीकर चाहे साउंड बॉक्स ले लो,
तो बॉक्स या लाउड स्पीकर कैसे बजता है, तो उसमें कोई ना कोई वायर जुड़ा होता है, आप देखते हो, और उस वो जो वायर होगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड होता है। वो तार जो होता है वो कहीं ना कहीं विद्युत सोर्स से जुड़ा होता है। तो फिर वहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो गया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया कि ये तार से विद्युत ऊर्जा आया और विद्युत ऊर्जा को वो ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया, यानी वहाँ से साउंड निकलने लगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सोलर प्लेट ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदला, और यहाँ पे लाउड स्पीकर और बॉक्स जो है वो किसको किस में बदला, तो वो आपको विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से हमारा जो भी काम होता है वो ऊर्जा के रूपांतरण से हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसी तरह हम लोग को पढ़ना है मैंने जैसे कि बैटरी के बारे में। एलेसांद्रे वोल्टा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बैटरी के बारे में, एक बैटरी के मैकेनिज्म को समझाया, और बैटरी के आविष्कारक उनको माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बैटरी के वर्क और बैटरी के बारे में, बैटरी के निर्माण के बारे में, सेल के निर्माण के बारे में, कैसी उसकी मैकेनिज्म होती है, क्या संरचना होती है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसे पढ़ने के पहले हम लोग को 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे तुमसे पूछे कि ऑक्सीकरण क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीडेशन। सबको पता होगा, सब कोई लिख भी लेगा ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ अभी। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुटता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। लिखे लोग ज़रूर आप लोग। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, या किसी पदार्थ से, मतलब यौगिक या तत्व से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है या इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने बोला किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुटना, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना, तो यहाँ भी आप लोग देख रहे हो कि ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल। मैंने बताया किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, या किसी यौगिक के। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, तो +2 चार्ज को क्रिएट करता है। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण का परिभाषा हो गया। आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डिफिनीशन लिख के ज़रूर अपना नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट होता है हम लोगों का इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो है अवकरण। अब अवकरण क्या होता है बच्चों, यानी रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, तो बस इसका अपोजिट होता है ऑक्सीकरण का। इसमें था कि ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो बस उसी को पलट दो कि वैसी प्रक्रिया लिखे लो, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होता हो और ऑक्सीजन का वियोग होता हो, अर्थात हाइड्रोजन जुटता हो और ऑक्सीजन बाहर निकलता हो, या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो। ठीक है, लिख ले लो। आगे बढ़ते एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, जैसे मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, मैंने इसको हीट कर दिया तो ये बनेगा बच्चों कैल्शियम प्लस O2, यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। तो यह एक प्रकार का अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसी तरह किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुटना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, दोनों जब रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, तो ये क्या बना देगा बच्चों, तो HCl बना देगा। तो ये एक प्रकार का अवकरण हो गया। और मैंने एग्जाम्पल एक बताया किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूँ, चलिए देख लीजिए, जगह की कमी है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कि मेरे पास क्लोरीन है यहाँ पे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ऊपर माइनस चार्ज लगा रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इस पे कितना आवेश आ गया, चार्ज आ गया माइनस। इसी तरह आप ऑक्सीजन को भी ले सकते हो, एक ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है कितना बच्चों, तो -2। तो यहाँ पे अभी रिएक्शन क्या आ जाएगा, तो आपके पास इस तरह से -2।
नोट कर लीजिए लोग, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुटना, या किसी धातु से या कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। हो गया बच्चों इम्पोर्टेंट था। एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से आप लोग, कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे मान लीजिए जिंक का वैलेंसी +2, पहले आप लोग वैलेंसी क्लियर कर लीजिएगा, लो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बहुत पहले पता भी होगा। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो मान लीजिए कि सॉलिड फॉर्म में, सपोज कर लीजिए, चलिए एक प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जल्दी जल्दी देखिए। मान लीजिए कि आपके पास पानी है, ठीक है बच्चों, और इसमें आप एक जिंक का रॉड को डीप कर दो, एक जिंक के रॉड को डीप कर दिए, और इसमें वाटर है, तो क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी? यहाँ पे कोई अभिक्रिया होगी? हाँ, यहाँ पे अभिक्रिया होगी। देखिए, जैसे आप लोग को पता भी है कि कोई भी मेटल जो होता है वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसका रोस्टिंग, मतलब उसका संक्षारण होने लगता है, या आप कह सकते हो कि वो हाँ रस्टिंग होने लगता है, लोहा होगा तो रस्टिंग होगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम इसी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे जिंक के लेयर का एटम मैंने बना दिया। सपोज करो जो जिंक का रॉड अंदर है वो ये इस तरह के एटम से बना हुआ है, ठीक है, 30 एटम है सपोज कर दो, और ये वाटर के कांटेक्ट में है, ध्यान से सपोज कीजिएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया, इस वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया, तो मैंने एटम निकल गया। आप सपोज करो कि यहाँ से एक एटम निकल गया, एक एटम निकल गया, यही समझना है कि तुमको एटम निकल गया। जब एटम निकला तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। तो जब यहाँ पे पानी में हम इस चीज़ को रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसके एटम यहाँ से रिलीज़ होते हैं। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझो, आप एक ग्लास पानी को रख दो, कॉपर के जो ग्लास हो, चाहे हाँ कॉपर का ग्लास आपके पास हो, तो इसमें एक गिलास पानी को रखो और रात भर छोड़ दो, और नेक्स्ट उठ कर पी जाओ, तो देखना कि वो जो वाटर होगा यानी वो जो पानी होगा उसका टेस्ट जो होगा वो कॉपर की तरह लगेगा। आखिर इसमें कॉपर आया कहाँ से, कैसे टेस्ट लगने लगा? तो वही जो कॉपर का ग्लास में आप लोग रखे थे उसके कुछ एटम जो थे वो रिलीज़ होके पानी के अंदर डिज़ल्व हो गए हैं, इसलिए उसका टेस्ट वैसा लगा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, तो इस अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हो आप, ये सॉलिड फॉर्म में था तो यहाँ पे सॉलिड लिख दिया। यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक रिएक्शन हुआ नेचुरल, जैसे वाटर कंटेक्ट में से रिएक्शन हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन को मतलब कि एटम निकल गया, एटम निकला तो किस फॉर्म में आएगा? दो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे छोड़ रहा था यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा? तो दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। तो यहाँ पे ए क्यू लिखोगे, ए क्यू मतलब होता है कि इसको वाटर में हम डिप किए एक बार सॉल्यूशन, और वो कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया? तो दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। इसी तरह कॉपर के साथ भी होगा, आप देख लीजिए, कॉपर ए से मतलब सॉलिड है, इसको भी वाटर में हम डिजॉल्व किए तो वो भी दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और इस तरह के रिएक्शन को शो कर दिया। वो ए क्यू लिख दो, एक बार सॉल्यूशन हो गया। तो ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन देख लिए, समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया तब +2 आ गया। अगर यही इलेक्ट्रॉन ये फिर से वापस ले लेगा तो क्या यहाँ पे माइनस लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो इसकी पहले से स्थिति थी वही स्थिति पुनः वापस आ गई। दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पर +2 हो रहा था, फिर ले लिया तो उसके पास फिर प्लस गायब हो जाएगा, यानी पहले की स्थिति में आ जाएगा। जैसे आपके पास लड्डू था एक हाथ में, तो आपसे कोई लड्डू ले लिया, तो आपका हाथ खाली हो गया, फिर से लड्डू दे दिया तो कहाँ देगा लड्डू वाला हाथ है। तो इसी तरह एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सपोज कीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के पहले नहीं त्याग किया था, इस स्थिति में था, त्याग कर दिया तो इस स्थिति में आ गया, लेकिन फिर से वो चीज़ हम ले आके इसको दे देते फिर इस स्थिति में आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस लगेगा नहीं, क्योंकि वो अपना ही इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या अपना ऑक्टेव पूरा कर रहा है लेकर। ठीक है, तो आप प्लस माइनस लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा, इसी के इलेक्ट्रॉन को आप दे रहे हो जो इससे आप लिए थे। इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और गांव में मैं हूँ तो ये लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको छोटा छोटा सोच रहा हूँ कि बनाऊँ।
इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूर दूर तक पहुँचाएँ, तभी मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के तक पहुँचाऊँगा। लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, और बिहार बोर्ड का एक बहुत जल्दी अप टू डेट आने वाला है आप लोगों के सिलेबस से लेकर, यह भी अप टू डेट मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत जल्दी ही। आप लोग चैनल पर बने रहें। चलिए, तो यहाँ पे हो गया। अगर मान लो कि हाँ, यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था तो इस फॉर्म में था। अगर पुनः वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर से वो फिर अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। 2 को दे दिया था तो +2 हो रहा था और फिर वापस ले लिया तो इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन यानी अवकरण हो जाएगा। फिर इसी तरह देख लीजिए आप, +2 इस पे है, Cu +2 यहाँ पे AQ लिख दो, +2 जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था वो वापस ले लिया, हो गया। तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण हुआ, ये सॉरी अवकरण हुआ, ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए, इतना बात आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए। छोटा छोटा मैं जानबूझ कर दे रहा हूँ, फिर आगे के जो मतलब पढ़ाई होगी या जो भी वीडियो होगा कंटेंट होगा मैं जल्दी अपलोड करूँगा। आप लोग बताइए लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।